दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बदसूरत औरत और उसकी 3 बेटियों की कहानी सुनाऊंगी। उस औरत की सबसे छोटी बेटी रानी कैसे बन गई, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बदसूरत औरत रहती थी। उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी, भौहें कोयले की तरह काली और उसका एक कंधा झुका हुआ बहुत अजीब सी दिखती थी। उसकी 3 बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी, जिसका कंधा उसकी तरह ही था, एक कंधा ऊपर तो एक नीचे था, और दूसरी बेटी, उसकी आंखें छोटी और उसकी भौहें कोयले की तरह काली, परंतु जो सबसे छोटी वह बहुत ही सुंदर थी। उसे जो भी देखता उसकी तरफ आकर्षित होने लगता था। इसीलिए वह औरत और उसकी दोनों बेटियां उससे जलने लगी। परंतु उसका पिता अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी बेटी का नाम रूपवती रखा। रूपवती अपने नाम के अनुरूप बहुत ही खूबसूरत थी। रूपवती की माँ और उसकी बड़ी बहनें सुंदर सुंदर कपड़े पहना करती, परंतु वे लोग रूपवती के लिए सबसे खराब कपड़े लाते। उसे खाने के लिए भी बचा खुचा ही देते, क्योंकि वे उनसे बहुत जलती थी। रूपवती के पिता काम के सिलसिले में गांव से बाहर गए हुए थे। रूपवती की माँ अपनी बेटी से सारा काम करवाती और दोनों बड़ी बेटियां और खुद दिन भर बैठी रहती। रूपवती किसी से बिना कुछ कहे घर का सारा काम करती और फिर समय मिलने पर अपनी बकरियों को ले जाकर जंगल में चराया करती थी। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन रूपवती अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल जा रही थी। जंगल जाने से पहले रास्ते में नाले पर एक पुल पड़ता है। रूपवती उसी पुल पर चढ़ी तो उसे एक पेड़ की डाल में बहुत ही सुंदर टोपी दिखाई दी। उसमें सोने की घंटी लगी हुई थी। रूपवती को वह टोपी बहुत पसंद आई। उसने उस टोपी को उठा लिया और अपनी बकरियों को लेके जंगल की ओर चलने लगी। तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है, अरे ओ लड़की, कहाँ जा रही है? मेरी टोपी तो वापस कर। रूपवती यह आवाज सुनते ही रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। तब उसने देखा कि एक बेडौल सा शरीर लिए हुए एक इंसान उसकी तरफ आ रहा है। उसका सिर गोभी के जैसे बड़ा सा, उसकी टांगे मूली के जैसी। उस आदमी ने रूपवती से कहा, मुझे मेरी टोपी वापस कर दो। तब रूपवती कहने लगी, यह तुम्हारी टोपी कैसे हो सकती है? यह तो मुझे एक पेड़ की डाल पर लटकी हुई मिली। तब उस आदमी ने कहा, जब वह पुल के नीचे पानी लेने के लिए गया तब उसकी टोपी डांट से अटककर वहीं पर रह गई। तब रूपवती कहने लगी, परंतु अब यह टोपी मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगी, क्योंकि यह मुझे बहुत पसंद आ गई है। वह आदमी कहने लगा, मुझे मेरी टोपी वापस कर दो, इसके बिना तो मेरे जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है। फिर उसने रूपवती से कहा, तुम चाहे मुंह मांगी कीमत ले लो, परंतु यह टोपी मुझे दे दो। रूपवती कहने लगी, मुझे धन का कोई लोभ नहीं है, मैं यह टोपी तुम्हें वापस नहीं दूंगी। इसके बदले तुम चाहे मुझे कितना भी धन दे दो। वह आदमी बड़ा परेशान हो गया। फिर उसने रूपवती से कहा, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ देता हूँ। उस पेड़ पर एक सेब लगेगा और उस सेब को सिर्फ तुम तोड़ पाओगी। जैसे ही तुम सेब तोड़ लोगी, उसकी जगह पर
फिर से एक सेब लग जाएगा। इसी प्रकार उस पेड़ पर हमेशा एक ही फल रहेगा। वह फल इस दुनिया में सबसे अलग होगा। रूपवती को यह जादुई पेड़ बहुत पसंद आया। उसने टोपी को वापस करने के लिए हाँ कर दिया। तब उस आदमी ने रूपवती को एक काला सा बीज दिया और बोला, तुम इस बीज को ले जाओ और अपने घर की खिड़की के पास इसे बो देना और इसे ऐसी जगह पर रखना जहाँ से तुम इस पेड़ को हमेशा देख सको। रूपवती ने उस आदमी से वह बीज ले लिया और चुपचाप उसे लेकर घर आ गई। शाम को उसने उस पेड़ को अपने कमरे की बाहर जो खिड़की लगी हुई थी उसके सामने उस बीज को बो दिया और सोने चली गई। सुबह जब रूपवती उठी तो उसने देखा कि उसकी खिड़की के बाहर एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है और उस पर एक फल लगा है। वह बहुत चमक रहा है। रूपवती उस पेड़ पर चढ़ी और उस फल को तोड़ लिया। उसने जब वह फल खाया तो उसमें से जैसे मलाई और मक्खन निकल रहा हो। वह फल सबसे अद्भुत था। दुनिया में ऐसा कोई फल था ही नहीं। रूपवती बहुत प्रसन्न हो गई और अपने पेड़ को गले से लगा लिया। अचानक से रूपवती ने देखा कि उसी फल की जगह पर उसी के जैसा एक फल और लग गया है। रूपवती हमेशा जब उसका फल खाने का मन करता वह फल तोड़ लेती और उसकी जगह पर एक फल लग जाता। वह अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में चली गई। तब उसकी बड़ी बहन ने वह पेड़ देखा तो वह बड़ी खुश हुई और अपनी माँ से बोली, माँ, यह तो कितना चमकदार फल है, मैं इसे तोड़ लेती हूँ। वह लड़की उस फल को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी, परंतु वह फल इतनी दूर हो गया कि वह चढ़ती गई परंतु वह फल उसे ना मिला। थक हार कर वह पेड़ के नीचे आ गई, क्योंकि उसे शायद यह नहीं पता था कि यह फल तो सिर्फ रूपवती ही तोड़ सकती थी। फिर उसकी दूसरी बेटी ने कहा, माँ, इस फल को मैं तोड़ कर लाती हूँ। वह ऊपर चढ़ी परंतु फल इतनी दूरी पर हो गया कि वह भी उसे ना तोड़ सकी। थक हार कर अंत में उसकी माँ पेड़ पर चढ़ी, परंतु उसके साथ भी वही हुआ जो उसकी दोनों बेटियों के साथ हुआ था। एक दिन उस नगर का राजा वहां से गुजरा और उसने उस चमकदार फल को देखा। राजा के मन में उस फल को पाने की इच्छा जाग उठी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे इस फल को तोड़कर राजा के पास लाएं। राजा के सैनिकों ने बहुत प्रयास किया, परंतु वह फल हमेशा की तरह बड़ी दूर चला जाता और कोई भी उसे तोड़ ना पाता। तब राजा ने यह कहा कि यह पेड़ किसका है। तब पता चला कि यह पेड़ तो उस औरत का है जो दिखने में बड़ी बदसूरत है। राजा ने अपने सैनिकों को उस औरत के घर भेजा और उसे अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने उस औरत से कहा कि अगर वह उस फल को लेकर आएगी तो राजा उसकी बेटी के साथ विवाह कर लेगा। वह औरत मन ही मन बहुत खुश हुई और घर वापस आई। फिर उसने अपनी बड़ी बेटी को सारी बातें बताई। बड़ी बेटी तो राजा से विवाह करने के सपने देखने लगी। जब रूपवती शाम को बकरियां चराकर आई तब उसकी माँ ने रूपवती से कहा, बेटा, जैसे ही अपनी माँ के मुँह से बेटा सुना, रूपवती बड़ी खुश हो गई। वह बोली, हाँ माँ, कहिए। इतने पर उसकी माँ ने कहा, बेटा, यह फल तुम तोड़कर अपनी बड़ी बहन को दे दो। वह राजा के पास उसे लेकर जाएगी, क्योंकि राजा ने आदेश दिया है। रूपवती पेड़ पर चढ़ गई और बड़ी ही आसानी से उस फल को तोड़ लाई और अपनी बड़ी बहन को वह फल दे दिया।
और बोली, दीदी आप यह फल ले जाकर राजा को दे दो। उस फल की जगह फिर से दूसरा फल लग गया था। उस औरत की बड़ी बेटी राजा के दरबार में पहुंची और कपड़े में लपेटकर वह फल ले गई थी। जैसे ही राजा को पता चला कि वह लड़की फल लेकर आ गई है, राजा ने जैसे ही उस लड़की को देखा, वह दिखने में बड़ी बदसूरत लग रही थी, परंतु अब राजा को अपने वचन का पालन करना था। राजा कहने लगा, लाओ वह फल मुझे दे दो, और अगर तुम वही फल लाई होगी तो मैं तुमसे विवाह अवश्य करूँगा। जैसे ही लड़की ने अपना कपड़ा खोला तो उसमें वह सेब था ही नहीं, बल्कि उसकी जगह एक पत्थर था। राजा को बड़ा क्रोध आ गया और उसने अपने सैनिकों से कहकर उसे कैद में डलवा दिया। उसके बाद राजा ने उसकी दूसरी बेटी को फल लेकर आने के लिए कहा। इसी प्रकार रूपवती ने अपनी दूसरी बड़ी बहन को वह फल तोड़कर दे दिया और वह भी राजा के दरबार में कपड़े में फल लपेटकर पहुंची। राजा ने उसे वह फल देने के लिए कहा। जैसे ही उस लड़की ने कपड़ा खोला तो उस सेब की जगह कीचड़ मिला। राजा को फिर से क्रोध आ गया और उसने उसे भी कैद में डलवा दिया। इतने पर राजा ने फिर उस औरत के यहाँ संदेशा भिजवाया और कहा, इस बार उसकी छोटी बेटी फल लेकर आए और इस बार अगर वह फल की जगह कंकड़ पत्थर या कीचड़ लेकर आई तो वे तीनों का सर कलम करवा देंगे और उस औरत को बाजार में सूली पर चढ़ा देंगे। वह औरत बहुत डर गई। उसने रूपवती से कहा कि वह फल तोड़कर राजा के पास ले जाए। रूपवती हमेशा की तरह पेड़ पर चढ़ गई और उस फल को बड़े प्यार से तोड़ लिया और एक कपड़े में लपेटकर राजा के दरबार में पहुंची। जैसे ही राजा ने रूपवती को देखा, वह उसे देखता ही रह गया और उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। फिर उसने रूपवती से कहा, क्या तुम वह फल लेकर आई हो? रूपवती ने धीरे से सिर हिला दिया। उसके बाद जैसे ही उसने कपड़ा खोला, उसमें वह चमचमाता हुआ फल था। राजा फल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जब वह फल खाया तो वह फल तो बड़ा ही अद्भुत था, मक्खन और मलाई के जैसा, बहुत ही स्वादिष्ट। फिर उसके बाद राजा ने रूपवती के साथ विवाह करने की घोषणा कर दी। रूपवती और राजा का विवाह बड़े ही धूमधाम से हो गया। रूपवती की माँ भी उसके विवाह में शामिल थी, परंतु वह अपनी बेटियों के लिए बड़ी दुखी थी और कहीं ना कहीं रूपवती के साथ उसे ईर्ष्या भी थी कि उसकी दोनों चहेती बेटियां कैद में हैं और यह महारानी के जैसे गद्दी पर बैठी है। रूपवती ने राजा से कहा कि वह उसकी दोनों बड़ी बहनों को कैसे आज़ाद कर दे, उनकी उसमें कोई गलती नहीं है। राजा ने दोनों बड़ी बहनों को कैसे आज़ाद कर दिया। माँ और दोनों बड़ी बेटियाँ मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। फिर आपस में गुपचुप करने लगी, चलो भले ही रूपवती का विवाह राजा से हो गया, परंतु वह जादुई पेड़ और वह स्वादिष्ट फल अभी भी हमारे घर के पास है। अब उस पर हमारा अधिकार होगा। वे तीनों चुपचाप घर लौट गई, परंतु यह क्या, वहाँ तो वह जादुई पेड़ था ही नहीं। वे दोनों दौड़कर राजा के दरबार में आई। तब उन्होंने देखा कि वह फल रूपवती के कमरे के बाहर लगा हुआ है और उस पर वही चमकदार फल है। यह देख वे तीनों बहुत उदास हो गई और चुपचाप अपने घर वापस लौट गई। अब रूपवती अपने पति के साथ बड़ी खुश रहती थी। उसने हमेशा सब्र किया, अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई। इसीलिए सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, अगर आपको
मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकूं।